एक चीज आपको बताता हूं, जरा बड़ा ध्यान से सुनना आप। अभी 3-4 दिन पहले आईसीआई ने अपना एक वेबिनार लिया था। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। आप देखना उनकी वेबसाइट, उस पर यूट्यूब चैनल पर मौजूद भी है। लगभग 2.5 घंटे के आसपास का उनका वेबिनार है वो। अब 2.5 घंटे तो आप नहीं देख पाओगे, बहुत लंबा है और सारी चीजें आपके काम की भी नहीं है। कुछ चीजें जो उसमें आप लोगों के काम की हो सकती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। इससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। यानी आईसीआई ने जो निष्कर्ष निकाला है कि बच्चे ज्यादातर फेल क्यों हो रहे हैं। जैसे इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप में 5% रिजल्ट आया, ठीक है, तो मतलब क्यों इतना कम रिजल्ट आ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। मैंने बच्चों से बात की थी रिजल्ट के बाद, तो जो मैंने बच्चों से बात की थी ना, ज्यादातर बहुत सारे बच्चों से बात की थी, तो लगभग मैंने जो निष्कर्ष निकाला था ना, आईसीआई का निष्कर्ष भी उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देखना एक बार, मैंने भी वही चीजें बताई थी लगभग। आईसीआई ने पहले तो सबसे पहले क्लैरिफाई किया उन्होंने कि जैसे लोग कहते हैं कि यार आईसीआई जानबूझकर फेल कर देता है, होता है ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है यार जानबूझ के फेल करता है क्या। तो पहली बात तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि हमारा एटीट्यूड बच्चों को पास करना होता है, फेल करना नहीं। मतलब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हों, लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी पर, यानी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो उनकी है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप सोचो कि कुछ भी लिखकर आ जाओ और पास हो जाओ, ऐसा कहते हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने हाँ अच्छा आंसर लिखा है तो कोई भी माइकल लाल आपको फेल नहीं कर सकता, आप ये समझ लो, आप पास होगे। लेकिन आप कहोगे कुछ भी लिख दूं, खाली पेजेस भर के आगे तो पास हो जाओगे, जी नहीं, अच्छा आंसर आपको लिखना पड़ेगा तभी पास होगे, ठीक है। तो उनका एक है कि हमारा एटीट्यूड क्या होता है, बच्चों को पास करना, फेल करना नहीं। मतलब जो एक जैसे अप्रोच है हमारी वो पास करने वाली है, फेल करने वाली नहीं है। तो पहले तो कोई ये गलतफहमी निकाल दे कि वो जानबूझकर फेल करते हैं, समझे। एक तो ये पहली बात होगी। दूसरा, एग्जामिनर की जहां तक बात है कि लोगों के आता है कि दिमाग में कि कौन कॉपी चेक कर रहा है, तो उन्होंने इस बात को भी क्लैरिफाई किया कि एक हाई क्वालिटी एग्जामिनेशन पास करने के बाद लोग आते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, और उसमें पासिंग परसेंटेज है 72%। अगर मैं भी एग्जामिनर बनना चाहूं ना तो मेरे को एक उनका एग्जाम देना पड़ेगा और उसमें 72% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर मैं एग्जामिनर बन सकता हूं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सर क्या बीवी से लड़के आया होगा तो मार्क्स काट देगा, होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि बीवी से लड़के आया होगा मार्क्स काट देगा। भाई हर किसी की एक दो लाइफ होती है, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। तो हर लाइफ अलग रखी जाती है भाई। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ का कोई भी इफेक्ट किसी की प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं आता, आना चाहिए और ना आता है एग्जामिनर की। वो अपने घर में क्या कर रहा है, बीवी से पिट रहा है या मार रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब वो अपनी कॉपी चेक करेगा तो वो कौन है, एग्जामिनर। वो सीए है, वो सीएमए है, या जो भी उसकी क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो है। वो उस वक्त हस्बैंड नहीं है ना वाइफ है। तो आप समझ लीजिए, तो इस पर कोई वो नहीं है किसी को कि लगे कि वो अगर एंगर है तो हमारा मार्क्स काट देगा, या उसको कोई और परेशानी है तो मार्क्स काट देगा। वो सब बकवास बातें हैं, क्योंकि ऐसे कोई ऐरा गहरा नहीं बन जाता एग्जामिनर कि कोई भी जाए और बनकर चला जाए, मतलब कॉपी चेक कर दे, ठीक है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली वो आपके मतलब की है बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हैं, मतलब जल्दबाजी में, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे। मतलब वो चाहते हैं कि बस मैं खाली कोई एक आध महीना 2 महीने का कोई रिवीजन क्लास लूं और उससे सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम दे दूं। मतलब उनके जो डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए, वो नहीं है। और ये बात मैंने भी बताई थी अपने वीडियो में
कि बच्चों का क्या है कि आजकल फोन में इतना बिजी हैं, यानी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है ना उनके लिए आज की डेट में फोन है, और उसी पर ही वो फालतू के उल्टे सीधे वीडियो देखते रहते हैं। टीचिंग के भी वीडियो देखते रहते हैं। अरे अच्छा, अरे ये तो इन्होंने बड़ा जल्दी समझा दिया यार, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि तुमने अगर कोई चीज पढ़ रखी है तभी वो समझ में आया होगा तुम्हारी। अब तुमको मैंने इतनी क्लासेस इस चैप्टर में लगा दी, अब तुम जाकर किसी का वीडियो देख लो, अरे सर ने तो इतनी क्लास में पढ़ाया था, यहां तो मुझे एक क्लास में सब समझ में आ गया। तो क्यों आ गया? क्योंकि आपने इतनी क्लासेस लगाकर इसको अच्छे से पढ़ा है, तब आ गया। अब आप किसी से कह दो मैंने तो फालतू में क्लास ली यार, तू ऐसा कर यूट्यूब पे देख ले, इतने वीडियो मत देखना या इतनी क्लासेस मत करना, तो वो तो बेचारा मर जाएगा। वो कहेगा मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि आपने तो क्लास लगा ली और पढ़ लिया रिवीजन करके। तो इसलिए उनका भी यही कहना है कि बच्चा भी, देखिए ये एटीट्यूड मैंने भी बहुत देखा है बच्चों के अंदर, कि वो ज्यादा वो कहते हैं यार कौन इतना लंबा पढ़ेगा यार, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, फालतू में बस ये इतनी कोई मैराथन क्लास पढ़िए, कोई फास्ट ट्रैक बैच ले लो, कोई रिवीजन क्लास ले लो, बस पढ़ के पास हो जाओ। नहीं हो सकते। आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी पास करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात बोली कि बच्चों का दिमाग आंसर निकालने पर ज्यादा चल रहा है, प्रेजेंटेशन पर बिल्कुल नहीं है। यानी प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आंसर निकाल दिया लेकिन पता नहीं कि वो आंसर कैसे आया। वर्किंग नोट नहीं बना रहे बच्चे, जिसकी वजह से उनके नंबर कट रहे हैं। अब कई लोगों को मैंने कहते सुना, अरे प्रेजेंटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आईसीआई ने क्लैरिफाई कर दिया कि बिना प्रेजेंटेशन के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, और कर भी लोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब है आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर, अब जैसे अभी देखते हो कि आप निकालते हो आप कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ही ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप क्या करते हो भाई, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन, तब जाकर वो फाइनल फिगर निकल कर आता है। अब आपने क्या करा, कैलकुलेटर उठाया, उसमें बैड डेट्स लिया, फर्दर बैड डेट्स लिया, क्लोजिंग प्रोविजन लिया, ओपनिंग प्रोविजन घटाया और फाइनल आंसर निकालकर लिख दिया पीएनएल के डेबिट में। आंसर तो आपको आ जाएगा, लेकिन वो कहां से आया आपने ये तो बताया ही नहीं। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसके बिना आपके मार्क्स कट जाएंगे। यानी आप ये समझ लो कि एग्जामिनर जो वहां पर है वो आपसे हर चीज चाहता है, उसे कुछ नहीं पता, वो आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता है कि आप ये कहां से लेकर आए। हर चीज का आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज, अब कोई एक आध फिगर छोटा मोटा है तो आप वहीं कर दो, लेकिन अगर कोई बड़ा फिगर है जिसकी कैलकुलेशन, जैसे हमने पिछली क्लास में इंटरेस्ट के वर्किंग नोट बनाए थे, है ना। कई बार प्रोविजन का भी मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। मैं क्यों बनवाता हूं? मैं इसलिए बनवाता हूं ताकि आपकी आदत पड़े, और यहां पर जब आप करोगे तभी एग्जाम में करके आ सकते हो। कोई कहे कि सर मैं यहां पर कैलकुलेटर से कर लेता हूं, एग्जाम में कर लूंगा, ठीक नहीं हो सकता एग्जाम में। फिर जो तुम्हारी हैबिट बनती है ना वही आगे तक जाती है, और एग्जाम में तो और टाइम नहीं होगा, तो वहां पर कैसे बनाओगे? तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट तभी पता चलेगा आपका एक्चुअल में, जब आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाकर वर्किंग नोट बनाकर क्वेश्चन करते हो, तभी तो पता चलेगा ना मेरे को कितना टाइम लग रहा है। अब फटाफट कैलकुलेटर पर करके आपने बना दिया, आंसर निकाल दिया, खाली आंसर निकालने से थोड़ी मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात उन्होंने और बोली कि बच्चे कोई एजम्पशन मानते हैं तो एजम्पशन लिखते नहीं है, कि हमने कोई एजम्पशन मानी जैसे, तो उसको एजम्पशन को हम लिखते नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें एसेट परचेज करा और ये नहीं बताया हो कि किस डेट को परचेज किया, तो आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी एट द बिगिनिंग या एट द एंड। अगर बिगिनिंग में मानोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और एंड में मानोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो आप कोई भी एजम्पशन मानो, आप मान सकते हो, आप एंड की भी मान सकते हो, आप बिगिनिंग की भी मान सकते हो। तो अपनी एजम्पशन प्रॉपरली लिखकर बताओ कि हमने ये माना है कि यह सेट बिगिनिंग में परचेज की है या एंड में परचेज की है। कई बार उन्होंने कहा कि बच्चे ये सोच लेते हैं कि जो एजम्पशन हम मान रहे हैं वही एग्जामिनर ने मानी होगी, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका एजम्पशन आपसे डिफरेंट हो, इसलिए अपना एजम्पशन प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये एजम्पशन की बात थी। दूसरा, क्वेश्चन की बात उन्होंने बताई कि क्वेश्चन जो है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं।
जैसे एग्जामिनेशन में जब पेपर आया तो क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे कभी देखा कि कोई क्वेश्चन उन्होंने देखा, अरे दो चार लाइनें पढ़ी, अरे ये तो मेरे को आता है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ा नहीं और बनाना शुरू कर दिया। समझे? थ्योरी पेपर में बता रहे हैं ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा कि क्वेश्चन पूछ कुछ रहे हैं और जवाब कुछ और लिख रहे हैं बच्चे। यानी जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर हमने किसी चीज के एडवांटेज पूछे तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक लिख कर आ गए, या कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो बेनिफिट लिख कर आ गए। ठीक है, तो ये गलतियां हो रही हैं बच्चों से, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो इसका क्या है, क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हैं सही से। तो क्वेश्चन के 15 मिनट आपको जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो इसीलिए तो दिए जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ सके। यानी उस 15 मिनट को आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा? 15 मिनट किस लिए दिए जाते हैं? ताकि आप पेपर पढ़ लें, और जो जो क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं, कौन सा क्वेश्चन बाद को करना है, उस पर आप आराम से टिक कर लें कि मुझे ये क्वेश्चन पहले करना है, ये पहले करना, ये उसके बाद करना, ये उसके बाद करना। क्योंकि 15 मिनट में पढ़ने के बाद ये तो पता चल जाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं आपको कितनी बार बोलता हूं कि आधा क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़कर ही सॉल्व हो जाता है। यानी क्वेश्चन में हम एक एक पॉइंट को क्यों पढ़ते हैं, उसको क्यों समझते हैं पढ़ते वक्त? इसीलिए समझते हैं कि आपको जब सॉल्यूशन करने बैठोगे ना तो आपके दिमाग में पहले से ही है इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, क्योंकि हम समझ चुके हैं। और ये हैबिट अभी से डालोगे हर क्वेश्चन में, तभी एग्जामिनेशन तक पहुंचते पहुंचते आप उस टाइम तक हो पाओगे। एक टाइम मैनेजमेंट की बात उन्होंने बोली कि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं मतलब उनका क्वेश्चन एक ना एक छूट रहा है, मतलब पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हैं। अब जब पूरा पेपर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब पेपर आप कितने का अटेम्प्ट करके आए? 80 नंबर का। अब तो बताइए आपके 80 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, और 80 से कम ही आएंगे। लेकिन अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे तो आपके 100 भी आ सकते हैं, आपके 90 भी आ सकते हैं, आपके 95 भी आ सकते हैं। तो इसलिए पेपर अटेम्प्ट पूरा करना है। वो कैसे होगा? वो अभी से आपको टाइम, घर पे जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बार बार उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। यानी एग्जाम में जब आप बैठोगे जाकर आपको सोचना ना पड़े कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। भाई ये चीज जैसे ही मैंने पढ़ी, अच्छा मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए इसका ट्रीटमेंट ये होगा। लेकिन एग्जाम में बैठे हुए सोचते रहो कि अच्छा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो फिर तो क्वेश्चन छूटने वाला है। और ये कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। जो 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपको बनाने पड़ेंगे हाथ से। आपको ये समझ लीजिए कि 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट मिलता है, 1 नंबर के लिए 1.5 मिनट मिलता है। इसका मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना मिला? 30 मिनट। तो 30 मिनट में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल घड़ी लेकर बैठो कि एग्जैक्टली 30 मिनट में होना चाहिए, 40-45 मिनट भी लग जाते हैं तो कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 10 नंबर का होता है, 10 मिनट में ही हो जाता है, तो उधर से टाइमिंग की बचत भी हो जाती है। तो कभी किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी लग जाता है। कई बार ऐसे जैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। अब वो 2 नंबर का क्वेश्चन, उसके लिए वैसे टाइम देखा जाए तो कितना हुआ? 3 मिनट हुआ, लेकिन 1 मिनट में भी हो जाता है। वो 12 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी इतने आसान आ जाते हैं जो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, 6 मिनट में ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं या 10 मिनट में हो जाते हैं, तो आपके पास उधर 6-7 मिनट बच गए। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस में टाइम बचाना होता है और कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगाना होता है। इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। और इसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ता है कि किन क्वेश्चंस में हमें ज्यादा टाइम लग सकता है और किन क्वेश्चंस में हमको कम टाइम लगेगा। उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और ये कैसे होगा? ये घर पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा किन क्वेश्चंस में मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है और किन क्वेश्चंस में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको कहां पर प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ानी है। तो प्रैक्टिस आपको जरूर बढ़ानी होगी। लॉ के पेपर में या जो थ्योरी के पेपर होते हैं, उन्होंने बोला कि बच्चे प्रोविजन नहीं लिखते ढंग से, और प्रोविजन अगर लिखते भी हैं तो वो अपनी घिसी पिटी लैंग्वेज में ज्यादा लिख रहे हैं। मतलब जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है लॉ की, वो नहीं लिखते। आपको देखिए लॉ का प्रोविजन लिखना पड़ेगा, भले ही कंक्लूजन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए, लेकिन प्रोविजन अगर आपने सही लिखा है तो आपको नंबर मिल सकते हैं। सेक्शन के ऊपर उन्होंने बोला कि अगर आपको बिल्कुल करेक्ट पता है तभी सेक्शन लिखिए।
अदरवाइज आपको सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, कोई सेक्शन से नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर सेक्शन गलत लिख दिया आपने, गलत कोट कर दिया, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं।